हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर या बायो रिएक्टर की जगह अगर फर्मेंटर लिखा हुआ आएगा तो भी आपको यही लिखना है कि इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर या इमोबिलाइज्ड सेल फर्मेंटर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ऑल्टरनेटिव फॉर एंजाइम इमोबिलाइजेशन। एंजाइम इमोबिलाइजेशन का वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो एंजाइम इंजीनियरिंग वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने एंजाइम इमोबिलाइजेशन के कई सारे मेथड भी बताए हुए हैं। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन में एंजाइम को किसी भी एक कॉलम में इमोबिलाइज करवाया जाता है, उसके बाद उसका सबस्ट्रेट ऐड करके प्रोडक्ट बनवाया जाता है, तो वो एंजाइम बेस्ड बायोरिएक्टर होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम बेस्ड बायोरिएक्टर्स की जगह अगर हम केवल होल सेल का ही यूज़ कर ले, पूरी सेल को ही अगर हम इमोबिलाइज कर दें, तो जो रिएक्टर सिस्टम बनता है उसको इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर कहते हैं। तो इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर जो होगा वो एंजाइम बायोरिएक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा एक तरीके से खर्चे वाला भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम को प्यूरिफाई करके उसको इमोबिलाइज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। एक सेल को इमोबिलाइज करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर एंजाइम इमोबिलाइजेशन की तरह ही होता है और उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कह सकते हैं होता है। ठीक है, जिसमें सेल्स आर इमोबिलाइज्ड बाय यूजिंग सेल सॉलिड सपोर्ट और मैट्रिक्स। मतलब जिसमें हम सेल को क्या कर देते हैं, इमोबिलाइज्ड कर देते हैं किसी सॉलिड सपोर्ट और मैट्रिक्स की मदद लेके। ठीक है, तो अब देखिए मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन, कौन कौन से मेथड हम इमोबिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेल के इमोबिलाइजेशन के लिए क्या क्या मेथड यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन में क्या किया जाता है, कोई भी सबस्ट्रेट होगा, यहाँ पे मैंने सर्कुलर बनाया है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, तो उसकी सरफेस पर सिंपली एड्जॉर्ब करा देते हैं हम सेल को। ठीक है, तो एक तरीके से एक पार्टिकल के फॉर्म में ये बन जाता है। दूसरा है एग्रीगेशन। कुछ सेल्स होती हैं वो दूसरी सेल के साथ एग्रीगेट बना लेती हैं या इस तरीके से कॉलोनी टाइप की बना लेती हैं, तो उनका सेल का एग्रीगेशन बन जाता है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम फ्लॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, इंट्रैपमेंट में देखिए, कोई एक हमारा मैट्रिक्स होता है, उसके बीच में सेल्स को इंट्रैप कर दिया जाता है। इनकैप्सुलेशन में एक हम लेयर बनाते हैं, कैप्सूलर लेयर बनाते हैं, जिसके अंदर हम सेल्स को मतलब इंट्रैप कर लेते हैं या एक तरीके से इनकैप्सुलेशन कर लेते हैं उसका। और बाहर से जो ये हमारी मेम्ब्रेन होती है जिसमें हम इसको जिसके अंदर हम सेल्स को रखते हैं, वो पोरस होती है, वो सबस्ट्रेट को अंदर और प्रोडक्ट को बाहर जाने देती है। ठीक है, तो जो भी हमारा सिस्टम बन रहा है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को अलाउ करता है। ठीक है, तो ये चार सिस्टम है जिसको हमने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, और इसका एक और पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, इसमें चार मेथड बताए गए हैं। अटैचमेंट के लिए आप स्फेरिकल या फ्लैट सपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं, इंट्रैपमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, और कन्फाइनमेंट मेथड, जिसमें अलग अलग शेप में हम सेल्स को किसी भी मैट्रिक्स के अंदर या मैश के अंदर इमोबिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर जो होगा उसमें हम सेल का इमोबिलाइजेशन कर दे रहे हैं, बस बाकी सारा कुछ जैसे बायोरिएक्टर जितने टाइप के होते हैं उतने टाइप के इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर में क्या होता है, एक हमारा वेसल होता है, फर्मेंटर होता है, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इम्पेलर्स यूज़ करते हैं। एक शैफ्ट के थ्रू इम्पेलर्स लगे होते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो जो ये इम्पेलर्स लगे होते हैं वो सेल को डैमेज भी कर सकते हैं अगर किसी जेल में वो इंक्लोज्ड हैं सेल्स हमारी। तो बहुत तेज़ी से ये शैफ्ट अगर घूमेगा तो सेल को डिग्रेड कर देगा ना, जो हो सकता है अगर मान लीजिए जेल के अंदर सेल इंट्रैप्ड हैं तो उनको भी, जेल को भी डैमेज कर देगा। तो ट्रेडिशनली तो ये वाला एजिटेटर यूज़ होता है, लेकिन अगर हमें सेल को डैमेज करने से बचाना है और इसको इस इमोबिलाइज सेल सिस्टम की तरह यूज़ करना है, तो हम इसमें पार्टिकल्स तो यूज़ कर लेंगे, चाहे वो इस तरह की एड्जॉर्ब पार्टिकल हो जिसमें सॉलिड सरफेस पर सेल्स को एड्जॉर्ब किया गया, उसको डायरेक्ट इसमें डाल देंगे तो वो इसमें सस्पेंडेड रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कई सारे सस्पेंडेड रहेंगे सेल, सॉलिड सपोर्ट के ऊपर कई सारी सेल्स लगी हुई हैं।
जो मिक्स होती रहेंगी। तो इस तरीके का अगर हम मिक्सिंग का कुछ यूज़ कर लें हेलिकल रिबन के फॉर्म में, तो उससे इससे कम मतलब डैमेज होगा या डैमेज ना के बराबर होगा। ये घूमेगा, मतलब ये एक तरीके से जो नेल्स होती हैं उस तरह के फॉर्म में है, ये हेलिकल कन्फिग्रेशन में ही मिक्स तो करेगा लेकिन सेल को डैमेज नहीं करेगा। इसके अलावा हम एंकर इम्पेलर भी यूज़ कर सकते हैं। एंकर इम्पेलर में एक शैफ्ट होता है और जो उसके एजिटेटर्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, सेल को कम डैमेज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं कहीं क्या होता है, जो ये हमारे शैफ्ट या ये जो एजिटेटर है उसके सरफेस पे ही सेल को इमोबिलाइज कर देते हैं, जैसे यहीं पे हम सेल को इमोबिलाइज कर दें और रिएक्शन को कैरी आउट करें। तो ऐसा भी कर सकते हैं स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर में, ठीक है। तो देखिए इसमें वही लिखा हुआ है कि सेल्स कैन बी इमोबिलाइज्ड विद इन जेल और पोरस मैश और इवन ओवर द डिस्क ऑफ एजिटेटर। मतलब सेल को इमोबिलाइज करते हैं चाहे जेल का यूज़ करके, चाहे किसी पोरस मैश का यूज़ करके। पोरस मैश का मतलब है कोई एक हमारा सॉलिड मैश सिस्टम जो होता है उसकी बात की जा रही है, या एजिटेटर की डिस्क पर भी हम सेल को इमोबिलाइज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड बेड बायोरिएक्टर आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल्स को पूरी तरीके से पैक कर देते हैं पोरस मटेरियल में और उसको पूरी तरीके से पैक करके जो भी हमारा फर्मेंटर होता है उसमें भर देते हैं, पूरी तरह से फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर देने से क्या होगा, उसमें एयर की सप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है, एरेशन नहीं हो पाएगा, तो पुअर हीट एंड मास ट्रांसफ़र भी होगा। मतलब इफ़िशियंटली नहीं हो पाएगा हीट एंड मास ट्रांसफ़र, क्योंकि जगह ही नहीं है, अंदर पूरी तरह से भरा हुआ है, ऑक्सीजन तो हो ही नहीं पाएगी ट्रांसफ़र। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, जो कि एक एनारोबिक फर्मेंटेशन का टाइप होता है। तो एनारोबिक फर्मेंटेशन इसमें हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पूरी तरीके से पैकिंग मटेरियल भरे हुए हैं, तो इसमें एनारोबिक फर्मेंटेशन कैरी आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पैक्ड बेड या फिक्स्ड बेड रिएक्टर कहलाता है। इसके अलावा देखिए फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर होता है। फ्लूइडाइज्ड बेड में क्या होता है, पूरी तरह से पैक नहीं होता, हमारे सेल्स जो होते हैं पैक नहीं होते, ऐसा मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है कि उसके अंदर फ्लूइड या गैस वैस सब आसानी से घुस सके। तो इस तरीके के रिएक्टर को हम फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर कहते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारी मिक्सिंग होती है एयर की, वो यहाँ से हम एयर की जेट यहाँ से भेजते हैं स्पार्जर के थ्रू, तो ये पूरा मिक्स भी करवाती रहती है जो भी सबस्ट्रेट होगा उसके साथ सेल्स को। तो इसमें इफ़िशियंटली मतलब क्या होता है, प्रॉपर मिक्सिंग होती रहती है, ठीक है। तो फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि इंटरमीडिएट होता है स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर और पैक्ड बेड बायोरिएक्टर के बीच में आते हैं। इसमें इफेक्टिव हीट और मास ट्रांसफ़र होता है, मतलब बहुत अच्छा नहीं होता और बहुत बेकार भी नहीं होता, जितना चाहिए होता है उतना हो जाता है, ठीक है। क्लॉगिंग और डेड जोन्स नहीं बनते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्लॉगिंग का यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि उनके बीच में जगह है सेल्स के बीच में, तो पूरी तरीके से क्लॉगिंग या डेड जोन्स जो होते हैं मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि फ्लूइड अंदर तक पास हो सकता है, गैसेस पास हो सकती हैं, तो सेल के एग्रीगेट आपस में क्लॉग नहीं करते, ठीक है। बायोमास ओवर ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है बाय द सप्लाई ऑफ स्टेराइल एयर वाया स्पार्जर यूज फॉर मिक्सिंग। तो बायोमास की ओवर ग्रोथ, जैसे बहुत ज़्यादा सेल्स आपस में एक तरह से फ्लॉक्स बना ले, जो भी उनको ताकि सेपरेट ना किया जा सके, तो ऐसे क्लॉक्स बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन क्लॉक्स नहीं बन पाते क्योंकि एयर के थ्रू क्या होता है, मिक्सिंग होती रहती है, एयर इनको सेपरेट भी करती रहती है ताकि बहुत एग्रीगेशन या कोई मास ऑफ सेल्स ना बन जाए। तो बायोमास ओवर ग्रोथ प्रिवेंट की जाती है बाई प्रॉपर मिक्सिंग विद द हेल्प ऑफ एयर। अब इसके मेरिट्स या एडवांटेजेस क्या हैं, ये जो हमारा सिस्टम है इमोबिलाइज सेल बायोरिएक्टर का, वो फ्री सेल बायोरिएक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि फ्री सेल इधर उधर घूम रही हैं, इसमें इमोबिलाइज्ड है तो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी वो जो कन्वर्जन में, जो भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, हैंडल करना भी इनको ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू फ्री सेल बायोरिएक्टर, ठीक है। ऑपरेट कंटिन्यूअसली हैंस हायर प्रोडक्टिविटी। अब इसमें क्या है, सेल्स तो ख़त्म होने वाली है नहीं, ठीक है, सेल की डेथ नहीं होने वाली यहाँ पर। तो क्या होगा, हम थोड़ा थोड़ा करके सबस्ट्रेट डालेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, उसको निकालते जाएंगे, फिर और सबस्ट्रेट डालेंगे, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो निकालते जाएंगे। तो जो भी हमारा मीडिया है और जो भी सबस्ट्रेट है उसको हम कंटिन्यूअसली सप्लाई करके कंटिन्यूअसली अपना जो भी प्रोडक्ट है वो बनवा सकते हैं, और सेल को यूटिलाइज भी कर सकते हैं दोबारा से। सेल तो ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाएंगी, सेल को हम दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है।
जब यूज़ नहीं होगा तो उसको सेल्स को वॉश करके कहीं हम फ्रिज में या मतलब उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं और दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका शायद कल नहीं आ पाएगा कोई वीडियो, तो मैं परसों तक वीडियो अपलोड करूँगी। अगर कल पॉसिबल होगा तो मैं कल ही अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और नोट्स बना लीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।